हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 9 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 2 अर्थात क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित है। इस वीडियो में हम पाठ के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है तथा जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन होता है उसे पदार्थ कहते हैं। विश्व की हर एक वस्तु किसी सामग्री से बनी होती है। जिस सामग्री से यह वस्तु बनी होती है उससे ही पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान यानी आयतन घेरती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो पदार्थ के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि पत्थर, मिट्टी, वायु, जल, कागज इत्यादि। ये सभी चीजें में द्रव्यमान होती है और ये आयतन घेरती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। उत्तर लिखेंगे। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में निम्नलिखित अंतर होते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे समांगी मिश्रण और दूसरी तरफ लिखेंगे विषमांगी मिश्रण। अगर समांगी मिश्रण की बात की जाए तो संपूर्ण मिश्रण का संगठन एक समान होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण का संगठन असमान होता है। समांगी मिश्रण में अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती है, जबकि विषमांगी मिश्रण में अवयवों के बीच पृथक्करण सीमाएं होती है। अगला पॉइंट यह है कि अगर हम उदाहरण की बात करें समांगी मिश्रण का, तो सबसे अच्छा उदाहरण है जल में नमक का विलयन या फिर जल में चीनी का विलयन। जब हम जल में नमक या चीनी घोलकर विलयन तैयार करते हैं तो इसमें जो मिश्रण हमें प्राप्त होती है यह समांगी मिश्रण होता है। ऐसे मिश्रण में आप देख सकते हैं कि संपूर्ण मिश्रण का संगठन एक समान होता है और इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई पृथक्करण सीमाएं भी नहीं होती है। अगर हम विषमांगी मिश्रण के उदाहरण की बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बालू और चीनी का मिश्रण। अगर आप बालू और चीनी को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि चीनी के दाने और बालू के दाने अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमाएं हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार जल और तेल का मिश्रण भी विषमांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। इस पाठ में दिया गया अगला प्रश्न पिछले प्रश्न के जैसा ही है। इस प्रश्न में हमें उदाहरण के साथ बताना है कि समांगी और विषमांगी मिश्रणों में क्या अंतर है, यानी दोनों मिश्रणों में हमें विभेद करना है। इसलिए ऐसे प्रश्न का उत्तर भी हम पिछले प्रश्न के जैसा ही लिखेंगे। पिछले प्रश्न में जो उत्तर हमने लिखा इस प्रश्न का उत्तर भी वैसा ही होगा। इस प्रश्न में हमें उदाहरण के साथ बताना है। चूंकि उदाहरण हमने पिछले प्रश्न के जवाब में भी दिया था, इसीलिए इस प्रश्न का जवाब भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से निम्न प्रकार से भिन्न हैं। पढ़ लेंगे और इसमें लिखेंगे विलयन, निलंबन और कोलाइड। अगर हम विलयन की बात करें तो यह एक समांगी मिश्रण है, जबकि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और कोलाइड भी एक विषमांगी मिश्रण है। अगला पॉइंट, विलयन के कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। जब भी हम पदार्थों का विलयन तैयार करते हैं तो इसके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, जबकि निलंबन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं और कोलाइड के कण भी आंखों से देखे जा सकते हैं, क्योंकि इनके कण अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं।
विलयन की अगर बात करें तो इसके कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते हैं। अगर हम किसी विलयन में से प्रकाश की किरणों को गुजारें तो हम पाएंगे कि विलयन के कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते हैं, लेकिन अगर हम प्रकाश की किरणों को निलंबन होते हुए गुजारें तो हम पाएंगे कि निलंबन के कण प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। इसी प्रकार कोलाइड के कण भी प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। अगला पॉइंट यह है कि अगर हम किसी विलयन को शांत छोड़ दें तो ये विलयन के कण पेंदी पर बैठते नहीं है, यानी विलयन स्थायी होता है। जबकि अगर हम किसी निलंबन को शांत छोड़ दें तो हम पाएंगे कि निलंबन में जो विलेय पदार्थ के कण हैं ये तली पर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। इसी प्रकार अगर हम कोलाइड की बात करें तो कोलाइड के कण भी तली पर नहीं बैठते हैं, यानी कोलाइड भी स्थायी होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि विलयन और कोलाइड स्थायी होता है जबकि निलंबन अस्थायी होता है। इस प्रकार इस प्रश्न के जवाब में हमने विलयन, निलंबन और कोलाइड के मध्य अंतर स्पष्ट किया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया प्रश्न है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। प्रश्न काफी आसान है, इससे हमें समझना है। प्रश्न में यह बताया जा रहा है कि हम एक संतृप्त विलयन तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को हम 100 ग्राम जल में घोलकर एक संतृप्त विलयन प्राप्त कर रहे हैं और यह कार्य 293 केल्विन तापमान पर किया जा रहा है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि इस तापमान पर इसकी सांद्रता क्या होगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें निकालना है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता के लिए हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। प्रश्न में आप देख सकते हैं विलेय पदार्थ है सोडियम क्लोराइड जिसका द्रव्यमान दिया गया है 36 ग्राम, यानी विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वहां पर हम लिख सकते हैं 36 ग्राम। बटा लगाएंगे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान हम कैसे प्राप्त करेंगे? चूंकि सोडियम क्लोराइड और जल का एक विलयन तैयार किया जा रहा है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान 36 ग्राम है और जल का द्रव्यमान 100 ग्राम है, यानी विलयन का द्रव्यमान होगा 36 प्लस 100। अब हम गुना 100 लिखेंगे जैसा कि सूत्र में है। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ऊपर में क्या है 36 ग्राम, नीचे हो जाएगा बट्टा के बाद 136 ग्राम गुना 100। अब इसका मान निकलेगा 26.4%, यानी इस विलयन की जो सांद्रता होगी वह 26.4% होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चैप्टर के अंदर दिया गया अगला प्रश्न। पेट्रोल और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। प्रश्न में यह बताया गया है कि पेट्रोल और केरोसिन ऑयल ये आपस में घुलनशील है, एक दूसरे से आसानी से घुल मिल जाते हैं। इस मिश्रण को हम कैसे पृथक करेंगे? प्रश्न में यह भी दिया गया है कि इन दोनों द्रवों के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। इस प्रश्न का उत्तर अब हम लिखेंगे। पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को आश्वन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनके क्वथनांकों के बीच 25 डिग्री सेल्सियस का अंतराल है। दो ऐसे द्रव जिनके क्वथनांकों के मध्य 25 डिग्री या इससे अधिक का अंतराल हो, तो ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए हम आश्वन विधि का प्रयोग करते हैं। इसीलिए पेट्रोल और मिट्टी के तेल को अलग करने के लिए भी हम आश्वन विधि का ही प्रयोग करेंगे।
पेट्रोल और मिट्टी के तेल को अलग करने के लिए आसवन विधि का उपयोग करेंगे और इस विधि के लिए एपरेटस को इस चित्र के अनुसार हम सजा लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक आसवन फ्लास्क लेंगे जिसमें पेट्रोल और मिट्टी के तेल का मिश्रण होगा। अब इस आसवन फ्लास्क को हम धीरे धीरे गर्म करेंगे। मिश्रण को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक हम गर्म करते जाएंगे। पेट्रोल धीरे धीरे वाष्पीकृत होता जाएगा और संघनित होकर एक बर्तन में एकत्र होता जाएगा। पेट्रोल का क्वथनांक मिट्टी के तेल के क्वथनांक से कम होने के कारण पेट्रोल कम तापमान पर ही धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होने लगेगी और यह वाष्प धीरे धीरे हम इसे ठंडा करेंगे और इसका द्रव रूप यानी पेट्रोल का द्रव रूप एक पात्र में एकत्र होता चला जाएगा। तत्पश्चात मिश्रण को गर्म करना बंद कर देंगे। अब मिट्टी का तेल फ्लास्क में बच जाएगा और इस प्रकार इस विधि द्वारा हम पेट्रोल को अलग कर लेंगे और मिट्टी के तेल को अलग कर लेंगे। अब हम प्रयोग विधि को इस प्रकार लिखेंगे। चित्र के अनुसार पेट्रोल और मिट्टी के तेल को एक आसवन फ्लास्क में लेते हैं। मिश्रण को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं। पेट्रोल धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है और संघनित होकर एक बर्तन में एकत्रित हो जाता है। तत्पश्चात मिश्रण को गर्म करना बंद कर देते हैं और अब मिट्टी का तेल फ्लास्क में शेष बच जाता है। इस प्रकार मिश्रण को अलग किया जाता है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। प्रश्न है दही से मक्खन। दही से मक्खन को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा अपकेंद्रन। अपकेंद्रन विधि के द्वारा ही दही से मक्खन को अलग किया जाता है। अगला है समुद्र जल से नमक। अगर हम समुद्र जल से नमक प्राप्त करना चाहेंगे तो इसके लिए कौन सी पृथक्करण विधि हम उपयोग में लाएंगे? इसका उत्तर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि के द्वारा ही समुद्र जल से नमक की प्राप्ति की जाती है। अगला है नमक से कपूर। अगर नमक और कपूर का मिश्रण तैयार कर लिया जाए और इसमें से कपूर को हमें अलग करना हो तो हम इसके लिए कौन सी पृथक्करण विधि उपयोग करेंगे? इसका उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर यह ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। कपूर एक ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करने पर यह ठोस से द्रव में न परिवर्तित हुए सीधे गैस बन जाती है, यानी कपूर का वाष्प तैयार होता है और इस प्रकार नमक और कपूर अलग हो जाता है। अब अगला प्रश्न है क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? इसका उत्तर लिखेंगे। इस विधि में विलयन में से ठोस पदार्थ के शुद्ध नमूने को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग हम वैसे स्थिति में करेंगे जब हमें विलयन में से ठोस पदार्थ को अलग करना हो और इस विधि में जो शुद्ध ठोस पदार्थ है ये क्रिस्टल के रूप में अलग होते हैं। विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ की क्रिस्टल अलग हो जाती है जबकि अशुद्धियां विलयन में ही रह जाती है। अगर हम किसी विलयन को ठंडा करेंगे तो इसमें घुली हुई ठोस पदार्थ के शुद्ध रूप धीरे धीरे क्रिस्टल में परिवर्तित होते हैं और इस प्रकार क्रिस्टल अलग हो जाती है जबकि अशुद्धियां विलयन में ही रह जाती है। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। प्रश्न में दिया गया है पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना,
विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। ये सारे जो दिया गया है प्रश्न में, इनको हमें वर्गीकृत करना है कि कौन सी क्रिया भौतिक परिवर्तन है और कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कौन कौन सी क्रिया भौतिक परिवर्तन है, जैसे कि पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना और फलों से सलाद बनाना। ये सारी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें भौतिक परिवर्तन होता है। अब लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन सी क्रिया रासायनिक परिवर्तन है, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि अलमारी में जंग लगना। जब भी लोहे के अलमारी में जंग लगता है तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जंग वास्तव में नमी और ऑक्सीजन और लोहे की उपस्थिति के कारण ही होता है। लोहा जब नम वातावरण में रहता है तो लोहे की ऊपरी सतह पर भूरे रंग की एक परत पड़ जाती है, जिससे हम जंग के नाम से जानते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। चूंकि जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, जब भी जल में विद्युत तरंग प्रवाहित किया जाता है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित हो जाता है, अर्थात यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार लकड़ी और कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए सारे क्रियाओं को हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत किया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें अपने आसपास की कुछ चीजों का उदाहरण लेना है और हमें यह बताना है कि इनमें कौन कौन से शुद्ध पदार्थ हैं और कौन कौन से मिश्रण है। एक तरफ हम लिखते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरी तरफ लिखते हैं मिश्रण। अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करें तो तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ के उदाहरण है, जैसे कि सोना, चांदी, चीनी, साधारण नमक, आश्रित जल इत्यादि। ये सारे शुद्ध पदार्थ हैं। सोना और चांदी धातु है यानी तत्व है और ये शुद्ध पदार्थ हैं। चीनी एक यौगिक है। इसी प्रकार साधारण नमक यानी NaCl ये भी एक यौगिक है। आश्रित जल जिसका रासायनिक सूत्र H2O होता है, यह भी शुद्ध पदार्थ ही है। अगर हम मिश्रण की बात करें तो वायु, पेट्रोल, पीतल, नमक का घोल, चीनी का घोल इत्यादि ये सारे मिश्रण के उदाहरण हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। पेट्रोल में बहुत अलग अलग तरह के यौगिक विद्यमान होते हैं। पीतल जो है ये एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। नमक का घोल या फिर चीनी का घोल, इसमें जल, नमक होते हैं और या फिर जल और चीनी होते हैं। इस प्रकार हमने अपने आसपास कुछ शुद्ध पदार्थ और कुछ मिश्रण का उदाहरण लिखा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने बारीकी से समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।